रियासत महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 3000 को तजावुज कर गई है। रियासती वजारत सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 3236 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 12 घंटे में 34 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद मुंबई में है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत में महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए कई इक़दाम किए हैं। मुंबई मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी है। लॉकडाउन की वजह से यहां तमाम तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर से ठप है, जबकि मौजूदा हुकूमत ने रियासत की माशी सूरत हाल बिगड़ने का अंदेशा भी जताया है। किसानों की हालत भी काबिल रहम है। खेतों में फसलें तो तैयार है, लेकिन फसलों की वाजिब कीमत न मिलने से किसान परेशान है। तो ऐसे हालात में महाराष्ट्र हुकूमत के सामने कई ऐसे चैलेंज हैं जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद सर उठा सकते हैं। माशी सरगर्मियों को दोबारा पटरी पर लाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आज के हमारे खास मेहमान कांग्रेस लीडर, महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और उद्धव हुकूमत में PWD के वजीर अशोक चव्हाण जुड़े हुए हैं। अशोक साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मुल्क में कोरोना को लेकर के जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, क्या वो काफी है? देखिए, ये लड़ाई तो ये बड़ी जंग है जी। और जैसे महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा पेशेंट्स जहां पर पाए गए हैं, वो ध्यान में रखते हुए पूरे देश एक तरफ और महाराष्ट्र एक तरफ ऐसी सिचुएशन आज नजर आ रही है। और इससे भी हम पूरी कोशिश हमारी जारी है। महाराष्ट्र में जैसे आपने कहा कि आज का फिगर, रोज का फिगर हम देखते हैं, वो महाराष्ट्र में अभी कुल मिलाकर 3276 लोगों को कोरोना इन्फेक्शन हुआ है और 211 लोगों की मौत हुई है। तो ये ध्यान में रखते हुए खास करके मुंबई, पुणे, थाने जैसे बड़े शहरों में तादाद ज्यादा है, वहां पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हॉस्पिटल्स पूरे इक्विप्ड है, जान है तो जहान है कहा जाता है। वैसे पहले तो बाकी तो इश्यूज काफी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उभर आए हैं, किसानों की समस्याएं हैं, बहुत सी अलग अलग इश्यूज है जो उसको हमको फेस करना है। सबसे पहले लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में ज्यादा इंतजाम किए हैं। आप तो जानते हैं कि कोविड के लिए अलग सा अस्पताल करना पड़ता है, इसको नॉर्मल अस्पताल के साथ जोड़ नहीं सकते। तो आज तकरीबन कोविड और नॉन कोविड मिलाकर जो संख्या है वो तकरीबन 17 नॉन कोविड है, 15 कोविड है, वो मिला के तकरीबन 32 अस्पताल अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करके वहाँ पर लोगों को आइसोलेशन में रखने की पूरी तैयारी है और लोग रखे भी गए हैं बड़े शहरों में। और जैसे कि आप जानते हैं कि मास्क है, वेंटिलेटर्स है, इसकी भी उपलब्धता की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा वो सेंट्रलाइज करके परचेज तो उन्हीं के पास है, तो हमारी उनसे हमेशा गुजारिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर्स दी जाए, ताकि और टेस्टिंग, खास करके टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उसकी संख्या तो बहुत बड़े पैमाने पे जरूरत है। मैंने जो आपको पहले बताया वो लैब्स की तैयारियां हमारी पूरी है और हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र भर में लैब्स का इंतजाम किया है। जब टेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेस्टिंग हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की करें। तो टेस्टिंग करने की, जब क्योंकि अब तक 50,000 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें ये साबित हुआ है कि इतने लोगों को कोरोना से इन्फेक्शन हुआ है। पर तो अशोक साहब, लूप टेस्टिंग की बात भी सामने आई थी, तो क्या लूप टेस्टिंग अभी हो रही है? उसका प्रोसेस किस तरह से जा रहा है? तो खैर मैं जहां हूं वहां पर तो ये अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा शहर, किस्मत समझ लीजिए कि यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, नांदेड़ जिले में। बट
बाकी 7-8 जिले हैं जहां भी पॉजिटिव केस एक भी नहीं है। पर मुंबई और रैपिड टेस्ट जिसको कहते हैं तुरंत टेस्ट करके एक थोड़ा अनुमान लगाया जाता है, उसकी शुरुआत मैं समझता हूँ मुंबई, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं मुंबई में नहीं हूँ, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ पूरा उसका इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं और कुछ किट्स बाहर से आ रहे हैं। चाइना से भी कुछ माल मंगवाया था, बीच में उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, पर जनरली अभी रैपिड टेस्ट करके एक प्राइमा फेसी एस्टैब्लिश करना है कि वहाँ किसी को हुआ या नहीं हुआ है। तो प्रयास जारी है। अशोक जी, प्रयास अभी जारी है, लेकिन 9 मार्च को महाराष्ट्र में पहला केस आया था। इतनी तेजी से महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, क्या वजह रही? क्या हुकूमत कहीं ना कहीं नाकाम रही इसको रोकने में? नहीं, हुकूमत नाकाम रही ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट सबसे पहला स्टेट रहा कि जिस स्टेट ने तुरंत महाराष्ट्र में BST बसेस बंद कर दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया मुंबई में। हमारा असेंबली का सेशन चल रहा था, उसको बीच में ही रोक दिया गया और सब इंतजाम उसी वक्त शुरू कर दिया। और केंद्र सरकार ने शुरू करने से पहले हमने हमारे इंतजाम पहले से ही शुरू कर दिए थे। केंद्र सरकार की अनाउंसमेंट तो बाद में हुई, उससे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मार्च के तकरीबन 13-14 उसी वक्त हम लोगों ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं। तो महाराष्ट्र सबसे बड़ी मतलब हम लोगों ने इमीडिएट उसको एक्ट किया उस चीज पर। और ये आप जब समझ सकते हैं कि मुंबई एक इंडस्ट्रियल सिटी है, महाराष्ट्र मुंबई एक कमर्शियल सिटी है, फाइनेंशियल सेंटर है, तो स्वाभाविक है कि दुनिया भर के लोग मुंबई में, लैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई में, तो स्वाभाविक है जितने आने वाले टूरिस्ट है या बाकी बिजनेसमैन है, जो भी आम आदमी है जो विदेश में आता है तो पहले मुंबई में लैंड करता है। तो जो भी दुर्घटनाएं हुई है वो शुरुआत हुई है, कोई चाइना से आया है, कोई UAE से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई स्पेन इटली से आया है। तो जितने शुरुआत जब हुई तब शुरुआत बाहर, ये तो कोई लोकल में तो हुआ नहीं है, ये बाहर से आई हुई बीमारी है जिसको रोकने के लिए। और मुंबई में एक सबसे बड़ी समस्या है, बड़ी कंजेस्टेड सिटी है, पुराने शहरों में लोग तो बहुत कंजेस्टेड एरियाज में रहते हैं, एक रूम में 10-10, 12-12 लोग कभी कभी रह जाते हैं। कुछ धारावी जैसे सबसे बड़ा स्लम है महाराष्ट्र का मुंबई में, तो उस स्लम में एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। हमारे चौल सिस्टम है मुंबई में, वहां भी ज्यादा लोग रहते हैं, तो इसका असर हुआ। स्वाभाविक है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग जो सही माने रखने की जरूरत है वो हमारे इन झुग्गी झोपड़ी और ये जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ मेंटेन करने में बड़ी परेशानी होती है, जिसकी वजह से भी इसकी लागत ज्यादा हुई है मुंबई और पुणे जैसे शहरों में, ये फैक्ट है। अब बांद्रा में जो सिचुएशन हुई, जो भीड़ उमड़ आई माइग्रेंट वर्कर्स की, क्या उसको रोका जा सकता था? देखिए, रोक क्यों, सबसे पहले तो बांद्रा का वाकया क्यों हुआ ये जानने की जरूरत है। एक तो रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी थी और जैसे लोगों को लगा कि भाई 14 तारीख से ट्रेन शुरू होने वाली है, तो लोगों को लगा कि ये सब जाने के। देखिए, मुंबई में जितने माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, जो भी बाहर के लोग हैं, तो पहले तो सब परेशान है, अपने घर दार छोड़कर, अपने फैमिलीज को छोड़कर सब मुंबई में माइग्रेंट वर्कर्स काम के लिए आते हैं। तो उनको लगा भाई अभी काफी समय निकल गया, तो ये अपॉर्चुनिटी है, हम लोग वापस चले जाएं। तो अच्छा, टीवी पे भी न्यूज कहीं पर आ गई कि भाई रेलवे शुरू हो रही है, बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग शुरू है। और फैक्ट भी है कि रेलवे ने उनका तो इंटरनल करस्पॉन्डेंस की कॉपी भी मैंने कल अखबार में बता दी, लोगों को बता दी कि भाई इन्होंने तो खत लिखा है 13 तारीख के दिन कि भाई जी जो जनशताब्दी जो एक्सप्रेस गाड़ी है उससे लोग जा सकते हैं, उसके लिए तैयारी इंतजाम रेलवे ने करने चाहिए वगैरह वगैरह। तो इससे वायरल हो गई न्यूज। ऑनलाइन बुकिंग जब शुरू हो गई तो लोगों को सही लगा कि लोगों के इंतजाम हो रहे रेलवे से, तो ये उसके पीछे प्रमुख कारण था कि लोग वहां पर इकट्ठा हुए। वैसे खाने के इंतजाम पूरे हैं, अनाज के इंतजाम पूरे हैं, वहां पर किसी बात की कमी नहीं है और पूरी गवर्नमेंट से पूरा सहयोग मिल रहा है। और लोग कोई भी हालत हो, लोग तो अपने घर जाना चाहेंगे। इसके वजह से मुंबई बांद्रा का जो वाकयात हुआ, लकीली सब कंट्रोल में आ गया। और वहाँ के हमारे MLA है बाबा सिद्दीकी, ये लड़के पसंद हैं,
ये जेशान बाबा सिद्दीकी, उन्होंने काफी प्रयास किया, उनके भी साथियों ने बहुत मेहनत की और मामला पुलिस की काफी मदद हुई, जिसके वजह से मामला कंट्रोल में आ गया। पर ये हुआ बेसिकली रेलवे की लापरवाही के कारण ये सब मामला हुआ। तो आप इस पूरे मामले को रेलवे की लापरवाही या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक तरह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन समझते हैं, या आप इसे कॉन्स्पिरेसी समझते हैं किसी तरह की? मैंने फैक्ट आपके सामने रखा है, अभी आप उसमें अनुमान लगाइए कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये क्या। मैं तो ऐसा डायरेक्टली, मुझे कोई इसमें राजनीतिक इसमें कोई उसका अलग से मतलब नहीं निकालना है मुझे, पर मेरा यही कहना है कि ये जितनी गंभीरता से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इन मामलों को लेना चाहिए उतनी गंभीरता से होता नहीं है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। और आइंदा ऐसा ना हो, इसके लिए पूरी खबरदारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रखे, ताकि ऐसे इश्यूज के वजह से ये प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। अशोक जी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज निकाला है वो क्या काफी है? उसको चैनलाइज किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, जितना राशन देते हैं, गेहूं है, चावल है, पल्सेस है, जो भी चाहते हैं वो देखिए, महाराष्ट्र में राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जो अंत्योदय योजना कहा जाता है, उसमें लोगों को राशन मिलता है, बिल्कुल कम दाम में बिल्कुल उपलब्ध हो जाता है। फिर जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको भी देने का इंतजाम है, और जो केसरी कार्ड होल्डर जिसको कहते हैं, जो ऑरेंज कार्ड होल्डर है, उसको भी दिए जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी अगर हम हमारी वोटर्स लिस्ट लेकर बैठेंगे तो इतने नाम अगर हम लोग उससे निकाल दे तो बचता वो सेक्शन है कि जो किसी में कवर नहीं होता है। मतलब तो कोई राशन कार्ड उसके पास है या कोई उसको कहीं और कोई मिलने का तरीका है, तो ऐसे लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। जो एनजीओज है, सरकार भी उनको मदद कर रही है, और शिव भोजन थाली जो शुरू कर दिया है, 10 रुपए में थाली मिलती है, कहीं पर 5 रुपए में भी गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है, उसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो खाने के इंतजाम पूरे हैं, राशन के इंतजाम पूरे हो रहे हैं। अभी मैं नहीं कहूंगा कि 100% अचीवमेंट है, ऐसे मैं नहीं कहूंगा, पर बड़े पैमाने पे राशन देने का इंतजाम पूरे स्टेट भर में किया गया है। उसके वजह से थोड़ा रिलीफ उसमें मिला है। और प्रॉब्लम है जो माइग्रेंट है, बाहर के लोग हैं, उनकी दिक्कतें ज्यादा है, तो वो अपने घर जाना चाहते हैं, और लॉकडाउन के कारण उनको घर भेजना मुमकिन नहीं है। उसमें कौन इफेक्टेड पेशेंट है कह नहीं सकते। अशोक जी, आपको क्या लगता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स का जो फंड है वो स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि ये सारा जो प्रोसेस है रिलीफ पहुंचाने का वो स्मूथली हो सके? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हर स्टेट में अभी निर्माण हुए, देश भर में, और खास करके महाराष्ट्र में, इसलिए कि महाराष्ट्र में सिम्टम्स जिसको दिखते हैं वो संख्या बहुत ज्यादा है। इससे वजह से अभी एक तो ऐसा है कि जीएसटी के पैसे पूरे मिले नहीं जी। गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल कलेक्शन होती है, हर महीने को पैसे आते हैं टैक्सेस से, जीएसटी से, एक्साइज से, वो पैसे भी अभी नहीं आ रहे, 1/3 भी पैसा नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक है। और सीएम रिलीफ फंड में अब उन्होंने उसको भी सीएसआर में इंक्लूड नहीं किया, पता नहीं क्या वजह है। इन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर केयर्स और पीएम रिलीफ फंड में को ही सीएसआर के इसमें परव्यू में लाया है, और सीएम रिलीफ फंड को अभी सीएसआर में लाया। मैं नहीं समझता हूँ क्या कारण है, मैं जानता नहीं हूँ, ना तो मैं कोई इल्जाम लगाना नहीं चाहता हूँ। मेरा यही कहना है कि जो कानून लागू है सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड को, वही चीफ दोनों जो पैसा आता है ये कोरोना के काम में ही इस्तेमाल होता है। तो मैं समझता हूँ कि एट पार ट्रीटमेंट होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद करनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक इशू तो है नहीं, लोग बचने चाहिए और लोगों को मदद करनी चाहिए, और सोशल मीडिया पे थोड़ी सी कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जिसमें गलत सलत खबरें देकर थोड़ा सा मिसगाइड करने का प्रयास होता है। अशोक जी, आपने बयान दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईएमआई के हवाले से 3 महीने की रिलैक्सेशन तो लोगों को दे दी, लेकिन इंटरेस्ट रेट वहीं की वहीं है, तो लोगों को परेशानी तो होनी है। आपको क्या लगता है, फाइनेंशियली लोगों को स्ट्रेंथन करने की क्या कुछ ज़रूरत है? सेंट्रल गवर्नमेंट मजीद क्या कुछ कर सकती है इस हवाले से? देखिए, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आज बयान दिया है कि देश की मौजूदा फाइनेंशियल हालत क्या है, और ग्रोथ रेट तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग कुछ आया, 1.9 या 1.5 मैं जानता नहीं, पर उस लेवल पे आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस कितना बड़ा है। अब
जब लोगों को मार्केट में पैसा ही नहीं है, पूरा कारोबार बंद हो चुका है, लोगों के पास बिजनेस बंद है, ट्रेड बंद है, इंडस्ट्री बंद है, नौकरियां बंद है, आमदनी कुछ भी नहीं है, तो पैसा मार्केट में तो है नहीं। तो इसके कारण आज लोग अपने जो इंस्टॉलमेंट्स है, EMIs है, वो भर नहीं सकते हैं, जो उनके ऊपर कर्जा है उसके हफ्ते जो है इंस्टॉलमेंट्स है वो भी भर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने बीच में अपील की थी कि सरकार इसको रोक दे और 3 महीने उसको बिल्कुल आगे बढ़ाए, पर सिर्फ आगे बढ़ाने से मामला नहीं हल हो जाएगा। तो उसको लोगों ने, गवर्नमेंट ने उसको 3 महीने का इंटरेस्ट वेव ऑफ करना चाहिए, बिकॉज पैसे नहीं तो पैसे भरेंगे कहाँ से, और बाद में उतना ही इंटरेस्ट पाइल अप हो जाएगा, चौथे महीने से फिर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अशोक साहब, तो वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वहां पे भी देखने को मिलेगा, खासतौर से जब लॉकडाउन हट जाएगा। ऐसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स फॉर्म की है, वो किस तरह से काम करेगी ताकि रिजुविनेट किया जा सके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में टास्क फोर्स बनी है जिसमें मैं भी एक सदस्य हूँ और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सदारत में टास्क फोर्स बनी है। तो टास्क फोर्स का मतलब यही है कि देश में हम लोग, महाराष्ट्र में खास करके हमारी जो इंडस्ट्री, हमारा बिजनेस ट्रेड जो है उसको धीरे धीरे रिवाइव करना होगा ताकि पैसा मार्केट में आ जाए, क्योंकि पैसा मार्केट में आ जाए तो लोगों की जेबों में तनख्वाह आएगी, क्योंकि तनख्वाह तो मिल नहीं रही है। देखिए, ऐसा है कि मार्च तक तनख्वाह तो हो गई, अप्रैल में बिजनेस ही नहीं है, कुछ पैसा ही नहीं आ रहा है, तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी लोगों को? तो प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि भाई किसानों से रिलेटेड कुछ बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, शहर में दुकानें हैं, और जितना भी व्यापार है शहरों में वो कुछ हद तक कोई लिमिटेड सेक्टर्स को रिलैक्सेशन देकर थोड़ा व्यवहार शुरू हो जाना चाहिए, ताकि मार्केट में पैसा आ जाए, लोगों की तनख्वाह मिले और थोड़ी आमदनी मिले, और स्टेट गवर्नमेंट और को भी उससे पैसा, टैक्सेस मिल जाए। ये करेंगे तो इकोनॉमी धीरे धीरे, मैं नहीं समझता हूँ कि 100%, पर 25-30% तो इकोनॉमी अगर धीरे धीरे रिवाइव होती है तो नुकसान हमारा कम हो सकता है, वरना बहुत ज्यादा गहरा नुकसान हो जाएगा। जी बिल्कुल। अशोक चौहान साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नाजरीन,